So I betrayed a lot of people. You feel that? Yeah, of course. I betrayed Shah Rukh. I betrayed my son. Why? He loves it. But, I wanted him to hear from all across. Like, he hears about Mulk. Everybody who knows films says good things to him about Mulk. I wanted that to happen regarding Ravan too. And that is my betrayal for my son, or to Shah Rukh, or to each and every individual who helped me make that film. So end of the day, the onus is on me, because I am sitting in that chair. क्या है स्टेट ऑफ माइंड जिंदगी के इस मकाम पे? बिल्कुल इसी गांव जैसा है, स्लो, शांत, फैलता हुआ, दूर तक दिखता हुआ। उम्र जैसे बढ़ती है पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और जो चीज़ें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी नहीं लगती हैं। ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ, 10 साल से हो रहा है। किस तरह से? कि अब ऐसा मन होता है कि बम्बई के बाहर भी एक ठिया हो जहाँ पर वक्त बिताया जाए। तो वो जो एक आपाधापी है, वो एक जो नोच खसोट है, वो एक जो सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जो एक लड़ाई है, वो ख़त्म नहीं है, लेकिन उसको लेकर के हिंसा ख़त्म हो गई है दिमाग से। सो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आप अपना काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, प्लेटफॉर्म तो बनते रहेंगे। इट्स अ स्लाइट सेंस ऑफ गुड डिटैचमेंट। हाँ, it's actually not even detachment. It is the ability to step back just a bit, just outside of the orbit, and see it. So you're still not outside of the orbit. You're still playing the same game, but you're not being hustled over. You're not being pushed around. You're playing your own game in your own space. So you are actually between two orbits: the violent orbit and the absolutely detached meditative orbit. बीच में कहीं है। थैंक यू रुचि जी। पहले कैसे थे आप? खाना बड़ा अच्छा खिलाया इन्होंने। हाँ, वो नहीं खाएंगे, मैं ही खाऊंगा। वही खाएंगे। हाँ, पहले कैसे थे आप? एक ये भी बड़ा अच्छा, अभी मुझसे पूछते रहते हैं लोग कि कैसे चेंज कैसे आया तुम्हारे करियर में, तुम्हारे द काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर मेकिंग। तो सफलता की परिभाषा भी एक चेंज हुई। पहले सफलता की परिभाषा ये थी कि मेरी पिक्चर ज़्यादा बड़ी है कि संजय गुप्ता की, या मेरी पिक्चर ज़्यादा बड़ी है कि रोहित शेट्टी की। अब परिभाषा सफलता की है कि ये फिल्म बनाने में मुझे कितनी खुशी हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है। एट द सेम टाइम उसी संजय गुप्ता और उसी रोहित शेट्टी की सफलता से भी मुझे खुशी होती है। तो ये फ़र्क है स्टेट ऑफ माइंड में। पहले ये होता था कि किसकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ज़्यादा किया, किसकी फिल्म में ज़्यादा बड़ा स्टार है, किसकी फिल्म ज़्यादा प्रिंट से ओपन होगी। जलन होती थी। हाँ, उसको जलन भी कह सकते हैं। मैं जलन एक्चुअली मुझे उस समय इन लोगों से जलन नहीं है, जैसे मेरा कंपटीशन था। मेरी जलन थी अनुराग कश्यप से, तिग्मांशु धूलिया से, विशाल भारद्वाज से, हंसल से, ऑफ लेट। राइट। तो जलन के लोग ये थे। उनसे तो मैं कंपटीशन में था और मैं मतलब कभी हार रहा था, कभी जीत रहा था, तो उनसे जलन नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आप और संवेदनशील हुए हैं, एम्पैथेटिक हुए हैं, सेंसिटिव हुए हैं? हाँ, लोगों के लिए वो क्या होता है, जैसे ही आप उस हिंसा की ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको समाज दिखने लगता है जी। उस हिंसा की ऑर्बिट में आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं और उसको देखते हैं जो आपसे ठीक आगे और आपसे जो ठीक पीछे है जी। और वो एक अंधी दौड़ है। जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं आपको समाज दिखने लगता है। फिर आपको अपनी गाड़ी से फुटपाथ पे सोते हुए लोग भी नज़र आने लगते हैं, जिसमें से एक का हाथ बाहर लटका होता है। वरना आप उस वक्त व्हाट्सएप पे होते हैं,
तो आपको वो आदमी दिखता नहीं, बिल्कुल। और फिर आप सवाल पूछते हैं कि यार ये आदमी यहाँ पे क्यों लेटा हुआ है। बम्बई शहर में इतने सारे लोग क्यों बाहर से आते हैं इतनी इतनी निम्न स्तर की ज़िंदगी जीने के लिए कि सोने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, बाथरूम की जगह नहीं, पर वो आके ऑटो चलाते हैं, हम लोगों से गालियाँ सुनते हैं, वॉचमैन बन जाते हैं, दिन की शिफ्ट एक सोसाइटी में, रात की शिफ्ट एक सोसाइटी में, फिर वो समाज दिखना शुरू हो जाता है। और वो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना समाज मुसलसल दिखता रहे, हालांकि वो तकलीफ़ दे भी है। फिर आप खामखा की चीज़ों में आपका वक्त भी जाता है, आपका अटेंशन भी जाता है। और मुझे लगता है कि वो प्रिविलेज्ड लोग जो हैं, जिनको ज़िंदगी में पढ़ने लिखने का, दुनिया देखने का मौका मिला, आपके मेरे जैसे लोग, जी, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम हमारे समाज को भी मुड़ मुड़ के देखते रहें बीच में। बिल्कुल। तो मुझे वापस ले चलिए इलाहाबाद, जहाँ आपका जन्म हुआ। इलाहाबाद में कमला नेहरू हॉस्पिटल में जन्म हुआ। उसकी मुझे कोई याद नहीं है, जाहिर है। 9 महीने का था तो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया डिकाला गढ़वाल में के पास एक जगह है कालागढ़ जी। वहाँ एक टेम्पररी कॉलोनी बनी थी, डैम बन रहा था। पिताजी का क्या एरिया ऑफ वर्क रहा है? पिताजी फाइनेंस और अकाउंट्स में थे। अच्छा। जो कायस लोग होते हैं ना, जी। यमराज के अकाउंटेंट। उसके बाद 6th क्लास में, ये मेरा बिस्किट परेशान तो नहीं कर रहा है साउंड में? नहीं। बड़ा अच्छा है तो मैं खाता जा रहा हूँ। उसके बाद 6th क्लास में इलाहाबाद आ गए, 1 साल वहाँ पढ़ा। फिर 7th क्लास से विच वुड बी 76 से हम लोग बनारस चले गए। वो सारी जो ग्रोइंग अप की मेरी मेमोरीज हैं, जो सारे एक्विजिशन हैं आदतों के, स्वभाव के, वो सारे बनारस में हुए। और फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ पढ़ने गया। एमयू में क्या क्या पढ़ा आपने? इंजीनियरिंग करी ना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। वो हाई स्कूल 11th के आसपास जी। हर बाप की तमन्ना होती है कि बेटा तो डॉक्टर बन जाए, हाँ, इंजीनियर। हाँ, तो हमको खून से डर लगता था, जी। तो हम इंजीनियर बनने चले गए। एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। मैं ना बड़ी चालाकी से बचा इस चीज़ से, तो क्योंकि मुझे पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो क्लास 11 में यहाँ महानगर बॉयज़ करके स्कूल है, उसमें दाखिला लिया और बायोलॉजी ली। और बहुत डर लगता था खून से और मेढक काटने से। तो जब पहली पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो मिसेस मिश्रा हमारी क्लास टीचर थी, वो बैठी हैं, पापा बैठे हैं, और मैंने पहले कुछ मिनटों में बम फोड़ दिया कि मैम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे करवाया। लंबी खामोशी, कुछ समझ नहीं आया कहें क्या। 2 साल बचे हैं 11th और 12th के। अरे बेटा, खैर बाहर निकले तब तक पिताजी ने अपनी चाल सोच ली थी। बोले यार ऐसा करते हैं कि एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न आई तो जो तुम चाहोगे वो होगा, वरना जो मैं चाहूँगा वो होगा। ये बहुत ही चतुराईपूर्ण उनकी स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने उतनी देर में सोच ली थी, क्योंकि यूपी बोर्ड जो बहुत टफ बोर्ड है उसमें, यानी कि उन्होंने इंश्योर कर लिया कि मैं अगले 2 साल खूब पढूं। खैर मैंने पढ़ा और जीता मैं शर्त, और उन्होंने भी मान रखा। फिर मैंने आर्ट्स चुनी और नैनीताल में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर की, और फिर ज़िंदगी की दिशा बदल गई। तो मैंने थोड़ा सा, नहीं, हम लोग इतने में इतना समझदार नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद 1 साल नौकरी की। वो नौकरी में लगातार जब अपना जीवन शुरू हुआ ना, तो लगातार ये एहसास होता रहा कि ये नहीं करना है। किस शहर में नौकरी कर रहे थे आप? फरीदाबाद में। अच्छा। उसके पहले मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, क्यों? मुझे ना ये वो जीवन पसंद नहीं था जिसमें आज से 21 साल बाद कहाँ होऊंगा मैं, मुझे पता हो। तो समाव पिताजी मान गए। पिताजी एक्चुअली मेरे बड़े, आज देखता हूँ मुड़ के तो बड़े बहादुर आदमी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लग गया।
सरकारी नौकरी नहीं करनी थी मुझे, ये मुझे पक्का पता था। बहादुर क्यों कहा आपने? क्योंकि मान गए वो, एयरफोर्स की नौकरी थी, इतनी प्रेस्टिजियस नौकरी थी। जिस दिन मैं ज्वाइन करता उस दिन मुझे 4th ईयर और 5th ईयर इंजीनियरिंग की सैलरी मिलती। वाह। तो आज पहले दिन आप जॉब करने जाते जी। तो आपके अकाउंट में पता नहीं कितना जो भी पैसा था वो होता, 2-2.5 लाख रुपया, 5 लाख, जो भी बिल्कुल। होता। उस ज़माने में बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो मान गए। या कि फिर जब मैंने 1 साल इंजीनियरिंग की नौकरी करने के बाद फिर 1 साल छोड़ दी नौकरी, घर पे बताया नहीं, दिल्ली में था मैं, और मैं भटक रहा था कि मुझे क्या करने में खुशी मिलती है। जी। तो 1 साल करीब मुझे लगा ये पता करने को कि मुझे फिल्में बनानी है। फिर जाके मैंने घर पे बताया बनारस में कि मैं 1 साल से नौकरी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा इरादा ये है। तो पिताजी ने इमीडिएटली कह दिया कि ठीक है जाओ। मैंने कहा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। माँ थोड़ी रात भर सल्क करती रही जी। अगले दिन सुबह वो भी मान गई। तो वो इसलिए बहादुर बोलता हूँ। हाँ। उस ज़माने में बहादुर नहीं लगा, उस समय ऐसा लगा कि परमिशन दे दी, हाँ पर ये बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं फैल समझ सकते सकता थे हूँ। वो, नहीं फैले। तभी ये मुझे जब जी। मुल्क के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जी। स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी। तो जाके ट्रॉफी मैंने पिताजी के हाथ में रखी। वाह। तो मैंने कहा चलिए आज आपका फैसला सही साबित हो गया। इस साल की सबसे अच्छी पिक्चर मैंने बनाई, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। जी जी, जी बिल्कुल। तो ये है। बाकी आप फिल्म की यात्रा तो आप जानते ही हैं, टीवी है, बहुत सारा म्यूजिक वीडियोस हैं। पर तो कैसा था वो वक्त? थोड़ा मासूम रहा होगा, थोड़ा डर होगा बड़ी चीज़ करने में? नहीं, डरता नहीं मैं कभी किसी जी। से। ये मैं अभी मुड़ के देखता हूँ तो मैंने देखा, मैंने बहुत सारे पंगे ऐसे किए हैं जीवन में जिसमें कायदे से डरना चाहिए था, जी। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ कभी। जैसे सी हॉक्स कर रहा था, 72 एपिसोड किए, सुपर सक्सेसफुल। राइट। फिर कुछ मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया ओके। जरीना से और जी। मेरे ईपी से, जी। तो मैंने छोड़ दिया शो एट द प्राइम। उसके बाद फिर म्यूजिक वीडियोस करने लग गया। वो भी एक एकदम नया अध्याय, नॉन फिल्म हाँ। का गोल्डन ईरा। हाँ जी। मेरा बड़ा मन था कि मुझे गाने शूट करने में बड़ा ऐसा उस वक्त के बारे में बताइए थोड़ा। कुछ नहीं, मुझे लगता था गाना शूट करना है मुझे। तो एक म्यूजिक कंपनी थी मैग्ना साउंड। जी। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया उनके यहाँ से, मुझे एक गाना दिया सोनू का, अच्छा। सोनू निगम का, जी। और मुझे बोले इसका कॉन्सेप्ट बना के लाओ। जी। तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट बना के 2 कागज़ 2 पेज पे से लिख के दे दिया। राइट। फिर सोनू से मीटिंग हुई तो सोनू ने कहा चलिए करते हैं वीडियो साथ में। तो फिर वो वीडियो बनाया मैंने जिसमें काफ़ी सारे विजुअल इफेक्ट्स थे, लेकिन वो अच्छे से नहीं हुए, अच्छा। टैकी थे। तो मैं बड़ा दुखी था, मुझे लगा अब इसके बाद मुझे कोई वीडियो देगा नहीं। अच्छा। और वो जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो पूरा हिंदुस्तान ही पागल हो गया। ये कौन सा वाला था? दीवाना? तू तू। अच्छा। हाँ। बिपाशा। जी 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 जी। हाँ। उसके बाद हर म्यूजिक कंपनी को मेरे साथ म्यूजिक वीडियो बनाना था। जी। तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ। हाँ। फिर वो एक अपनी जगह बनी, मुझे म्यूजिक वीडियो मुगल और पता नहीं क्या क्या बोला हाय गया। हाय। तो वो चला 2-2.5 साल। जी। फिर उससे ऊब गया मैं, क्योंकि वो गाने सेम हो गए थे। हाँ। और उसी बीच में भूषण का एक वीडियो शूट कर रहा था मैं अच्छा। बेमन से। तो भूषण का ही फ़ोन आया कि पिक्चर बनाओगे आप? मैंने कहा पिक्चर ही बनाने आया था बॉम्बे। तो बोले कहानी है कोई? मैंने कहा है। तो वो भूषण वॉज इन दिल्ली दैट डे। 1-2 दिन बाद आए, मैंने कहानी सुनाई, कहा चलो पिक्चर बनाते हैं। अच्छा, भूषण का पर्सपेक्टिव ये था कि पिक्चर में 7, 8, 10, 12 गाने होने चाहिए। उनका कहानी में ज़्यादा कोई ऐसा जी वो नहीं था। और मेरा ये था कि मुझे मेरी पिक्चर बनाने को मिल जाए। राइट। तो वो तुम बिन बनी बहुत पसंद की गई। बड़ा मज़ा आया मुझे। तुम बिन का रिव्यू, अपनी पिक्चर का रिव्यू कभी देखा नहीं था। और उस वक्त सबसे बड़े क्रिटिक थे खालिद मोहम्मद, जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे। तो आई वॉज वेटिंग के खालिद का रिव्यू कैसा होगा। तो मुझे याद है मैं सुबह सुबह हॉलीडे इन गया, वहाँ पे सबसे पहले अखबार आता था। अच्छा। 3:30-4 बजे कुछ अखबार खोला तो 2 पिक्चर रिलीज हुई थी। जी। एक थी अक्स और एक तुम बिन। जी।
अक्स जिसमें बच्चन साहब और मनोज भी जी, राकेश मेहरा की फिल्म। जी। तो अक्स का रिव्यू बहुत अच्छा था और मेरे रिव्यू का टाइटल था तुम थिन। तुम थिन, अच्छा उसकी स्टोरी लाइन बहुत थिन है, अच्छा ये उनका पर्सपेक्टिव था। आकलन था जी। तो जाहिर है वो मुझे पसंद नहीं आया, बट लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक और ये और वो। हालांकि खालिद की कहानी वहाँ से शुरू होती है, फिर वो अभी 5-6 महीने पहले ख़त्म होती है वो, 2001 से लेकर 2018 में। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुल्क रिलीज़ हो गई थी जी। और खालिद का फ़ोन आया मुझे कि हाय अनुभव, माय नेम इज़ खालिद मोहम्मद। तो मैंने कहा इज़ दैट दी खालिद मोहम्मद? सो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड या। तो ही प्रेज द फिल्म, बहुत तारीफ़ की मुझसे मुल्क की। तो मैंने कहा चलो ये एक सर्कल पूरा हुआ है। जी। एक्चुअली मैं जब से फिल्म मेकर बनने चला था तो मुझे ये बड़ा, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कम लोगों को मालूम है। जी। पहली या दूसरी रात थी शायद बम्बई में, और मैं बम्बई में सिर्फ एक आदमी को जानता था, वीरेंद्र सक्सेना को। आप वीरेंद्र सक्सेना दी एक्टर। जी जी। तो वीरदा 1-2 दिन के अंदर ही मुझे रात को बोले चल लेक जी क्या चलते हैं, लेक जी क्या चलते हैं, लेक टंडन क्या। जी। तो मुझे लेक जी क्या ले गए, ऐसे ही उनको अपना कुछ काम था। तो आई गॉट टू बी इन गुड कंपनी। तो मैं बैठा रहा, तो लेक जी ने थोड़ी बहुत मुझसे बातचीत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसी फिल्म बनाना चाहते हो। तो ये बहुत डिफाइनिंग कॉन्वर्सेशन है, ये दिसंबर 1990 का कॉन्वर्सेशन है और ये ठहरा हुआ है मेरे साथ आज तक। और ये शायद ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म होगा मेरे करियर के ख़त्म होने के साथ। कैसी फिल्म बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा पता नहीं सर, जब बनाने को मिलेगी तो क्या बनाऊंगा मुझे पता नहीं। आज दे दीजिए फिल्म बनाने को तो पॉलिटिकल फिल्म बनाऊंगा। तो बोले आप कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा। मैं कहा क्यों सर? अब सोचिए बम्बई आए हुए 2 दिन हुए, इंजीनियरिंग का पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, और एक आदमी जिसका मैं सम्मान करता हूँ, एक डायरेक्टर, उसने ऐसा बोल दिया आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैं क्यों सर? मैं एक्चुअली डर गया, मैं डिफाइंड नहीं था। बोले आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, डायरेक्टर को मालूम होना चाहिए उसे क्या करना है। तो ये बात रुक गई मेरे साथ और मुझे लग रहा था कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन वो लेक टंडन थे, तुम मुझसे तो ज़्यादा ही जानते थे, और मुझे आज तक पता नहीं है कि वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। अच्छा। मुझे आज तक नहीं पता है। तो इवेंचुअली मैंने फिर पॉलिटिकल फिल्म बनाई और बना रहा हूँ, फिर बनाई, अब फिर तीसरी भी बनाऊंगा, मतलब कब पता नहीं क्या बनाऊंगा। राइट। पर मैंने मेरे करियर में हमेशा ये चीज़ नोटिस की कि मैं किसी एक जगह रुका नहीं। हाँ। मैंने लव स्टोरी बनाई, फिर एक कॉमेडी लव कॉमिक रोम कॉम सा बनाया, आपको पहले भी कहीं देखा है, फिर एक्शन बना दिया, फिर एक केपर बना दिया कैश, फिर शाहरुख खान के साथ सुपर हीरो बना दिया, फिर मुल्क बना दी। तो हालांकि मैं ये काम पहले भी कर रहा था कि अलग अलग प्रकार की फिल्में बना रहा था, लेकिन कभी किसी ने नोटिस नहीं किया इस बात को। जैसी मैंने मुल्क बनाई, सबको वो वर्सेटिलिटी नज़र आई अचानक, पता नहीं कैसे कि आप हमेशा अलग अलग तरह की फिल्में बनाते हैं। तो ये मेरा कॉन्वर्सेशन लेक जी से आज तक चल रहा है। वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं मैं डायरेक्टर बना कि नहीं बना। मतलब फिल्में तो मैं बनाता हूँ, लेकिन वो डायरेक्टर जिसको इतिहास में कोई जगह मिलेगी वो मुझे पता नहीं कि मैं होऊंगा या नहीं। लगा हुआ हूँ कोशिश में, अच्छा करूँ, कुछ अच्छा करूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। मैं हम्बल आदमी नहीं हूँ, मैं काफ़ी। मैं यही पूछने वाला था कि क्या आप हैं हम्बल? नहीं, मैं बहुत पॉम्पस हूँ। अच्छा। किस तरह से? मैं पॉम्पस हूँ मेरी पॉसिबिलिटी को लेकर के, मतलब मैं लोगों से बदतमीज़ नहीं हूँ जी, और मैं ज़िंदगी से बदतमीज़ नहीं हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ज़िंदगी से, अपने दोस्तों से, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ को लेके बहुत पॉम्पस हूँ, एटलीस्ट अपने अंदर। तो ये मैं बिना किसी ह्यूमिलिटी के बोल रहा हूँ कि मतलब, और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं वो ह्यूमिलिटी मेंटेन कर पाता हूँ कि मैं, आप मेरी कितनी भी तारीफ़ कर लीजिए, मुल्क में मुझे कितने भी अवार्ड दे दीजिए,
मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं डायरेक्टर बन गया, मैं ये मानूंगा कि मैंने एक अच्छी पिक्चर बनाई, राइट, शायद जो सबको अच्छी लगी। जी, अब ये नई पिक्चर है, इसके बाद फिर एक नई पिक्चर है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है और आई टेक प्राइड इन इट, और इसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हाँ, क्योंकि बम्बई एक ऐसा शहर है और जो फिल्म की दुनिया है वहाँ पर कि यू कैन ईजिली गेट कैरिड अवे एंड स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली। बोला ना, तुम बिन के बाद पागल हो गया था। जी, हर हीरो को मेरे साथ काम करना था, हाँ, हर प्रोड्यूसर को मेरे साथ काम करना था। कुछ आदतें बदली थी? ऑफ कोर्स बदली होंगी, तो पागल हो गया। अब आप सोचो ना, मैं बताया तो पूरी यात्रा, कालागढ़, इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़, मिडिल क्लास, पिताजी कुछ 12-14 हज़ार पे रिटायर हुए थे। उस लड़के को अचानक वो सारे लोग जिसने इनके उसने टिकट लाइनों में लग लग के लिए वो भाव देने लग गए, तो हिल ही जाएगा ना आदमी। हिल गया मैं मतलब 10 का सेटअप जो था वो आसान सेटअप थोड़ी था। 4 इतने बड़े बड़े हीरो थे उसमें, कम से कम 3 तो बड़े थे, जायद बड़ा हो रहा था। तो कौन बना रहा था उतनी बड़ी पिक्चर उस समय? एक आउटसाइडर जिसका कोई लेना एक ना देना दो, एक फ़ोन नंबर लेके पहुंचा था वीरेंद्र सक्सेना का। एक बड़ी कमाल की घटना है, विशाल वाज सपोज टू कंपोज द म्यूजिक ऑफ शिकस्त, ओके, पर विशाल कुछ बीमार पड़ गया उस समय, और फिर प्रोड्यूसर जो थे मेरे उनसे कुछ सौदा वौदा नहीं पटा, कुछ हुआ, तो विशाल ने नहीं किया वो। जी, हालांकि उस शो के लिए मुझे गुलजार साहब ने एक नज़्म गिफ्ट की थी। अच्छा, तो मुझे उसके टाइटल सीक्वेंस में गुलजार साहब की एक नज़्म चाहिए थी, तो विशाल जानता था उनको, तो विशाल दोस्त था मेरा। तो मैंने विशाल से कहा यार भाई से बात करो। तो मैं, रेखा और विशाल हम गए गुलजार भाई के घर। तो मैं पायलट बनाने जा रहा था, एंड आई वांटेड टू यूज़ दैट नज़्म टू बी रिसाइटेड बाय नसीर भाई। नसीर भाई हमारी सरपरस्ती करते थे, हम उनसे कुछ राय वाय चाहिए होती है हम उनके पास चले जाते थे, शूटिंग पे चाय पिला देते थे, खाना खिला देते थे। तो गुलजार भाई के पास गए तो गुलजार भाई ने कहा कि आप पहले पायलट बना, ऑलरेडी शाया नज़्म थी। तो उन्होंने कहा आप पहले पायलट बनाइए, मैं देखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको दूंगा कि नहीं। पैसे वैसे की बात बाद में करेंगे। फिर मैंने पायलट बना लिया। फिर मैं नसीर भाई के पास गया, मैंने कहा नसीर भाई प्लीज़ डब कर दो। तो उन्होंने कहा गुलजार भाई से बात हो गई। मैंने कहा नहीं हुई, उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुलजार नसीर भाई बेचारे आए स्टूडियो, तो नज़्म उन्होंने डिसाइड की, और फिर मैं, विशाल और रेखा गए उनको दिखाने। तो गुलजार भाई के बंगले पे नीचे मैं और रेखा बैठे, और गुलजार भाई और विशाल गए ऊपर पायलट देखने। और उन्होंने कुछ कियानी के बिस्किट मंगाए थे पूना से, तो वो मेरे को, रेखा को मिले। मैं रेखा बात करते रहे बैठ के। फिर वो 25 मिनट बाद देख के नीचे आए, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे कहा कि भाई ये आपकी स्ट्रगल है, और आपकी स्ट्रगल में ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। वाह। तो वो नज़्म मुझे गिफ्ट मिली। वाह वाह वाह। अब ये कहानी मैंने क्यों बताई, ये कुछ और बता रहा था। शाहरुख खान के साथ काम करना कैसा था? शाहरुख को मैं बोलता था हमेशा जब मैं फिल्म बना रहा था ना, जी, कि मेरे लिए रावण से बड़ी घटना ये है कि मैं तुमको जान पाया। मैंने शाहरुख जैसा इंसान नहीं देखा लाइफ में, और अगर किसी स्टार को मैं सबसे निकट से जानता हूँ तो वो है। पर मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं उसको जानता रहूँ। बहुत सीखने मिलता है मुझे उससे, जैसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बिलीफ, हार्डवर्क। मैं जब तक शाहरुख को मिला नहीं था, मुझे लगता था दुनिया का सबसे हार्ड वर्किंग आदमी मैं हूँ। फिर वो मिला तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बाप है मेरा। शिवलरी उसको पता नहीं है, मैंने चुराई है उससे। हाँ, बहुत शिवलरस आदमी है। लोगों का ख्याल रखना, लोगों को खाना पूछना, पानी पूछना, गाड़ी तक छोड़ के आना, दरवाज़ा खोलना गाड़ी का, बिठा के दरवाज़ा बंद करना, वो अलग लेवल है। और रिलेंटलेसनेस उसकी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सो अगर मैं जीवन में कभी भी शाहरुख के साथ दोबारा फिल्म ना बनाऊं तो मुझे कोई मलाल नहीं, एज लॉन्ग एज आई कंटिन्यू टू नो हिम। हाँ, हाँ, तो
रावण तो चलिए जो हुआ सो हुआ, शाहरुख के लिए भी नई चीज़ थी, जी मेरे लिए भी नई चीज़ थी, और तो उसमें हमारे रिश्तों में ऊंच नीच होती रही। तो अच्छा। हाँ, वो हर फिल्म में होती है। ऐसा होता है जब फिल्म का जिस दिन आउटकम आता है उस दिन डायरेक्टर नहीं, फिल्म के आउटकम से मेरे और शाहरुख का रिश्ता एक्चुअली इन जनरल वो बिल्कुल होता है। होता है, ऑफ कोर्स होता है। ब्लेम गेम, बिखर जाते हैं रिश्ते। अगर अच्छा। फिल्म नहीं चलती है जी। या फिल्म अच्छी नहीं बनती है तो लोग बिखर जाते हैं, और अगर अच्छा होता है तो वो सब जुड़ जाते हैं। अच्छा हाँ, ये मुझे हमेशा भय रहता है जब भी मैं फिल्म बना रहा होता हूँ। जी फिल्म बनाने के प्रोसेस में जो रिश्ते बन रहे होते हैं तो वो आमतौर पे अगर अच्छा काम नहीं होता है तो वो बिखर जाते हैं, बट ये सब वर्थ इट हो जाता है अगर मैंने फिल्म अच्छी बनाई। जी इसलिए मुझे हमेशा इस बात की बहुत चिंता रहती है कि फिल्म अच्छी बने, क्योंकि पैसे तो सबको मिलते हैं फिल्म बनाने में। जी आउटसाइड ऑफ दैट पीपल गो आउट ऑफ देयर लिमिट्स टू मेक इट बेटर, राइट and they're all following your vision, and if your vision wasn't right, Right. you indirectly betray them, and that's not a good feeling. So like in Ravan, I think it should have been way better, so I betrayed a lot of people. you feel that Yeah, of course, I betrayed Shahrukh, I betrayed my son. why He loves it, but you know, I wanted him to hear from all across, like he hears about Mulk. Everybody who knows films says good things to him about Mulk. I wanted that to happen regarding Ravan too, but he hears wonderful things from people his age, but he doesn't hear great things from elder people, and that is my betrayal to for my son, or to Shahrukh, or to each and every individual who helped me make that film. So end of the day, the onus is on me, because I am sitting in that chair. So I know people, I meet people. This is a very strange film in my career, Yeah. Ravan. The percentage of people who love it or hate it are 50-50. It's not 55-45, it's 50-50. They either love it or they hate it with a vengeance. right So मुझे आज तक पता नहीं कि वो शाहरुख मुझे बोलता है उसने पैसे कमाए, किशोर ने मुझे बोला था उसने, किशोर लुल्ला ने मुझे बोला उसने पैसे कमाए, तो गोइंग बाय दैट लॉजिक सक्सेसफुल है। 50% लोगों को पसंद है और 2 प्रोड्यूसिंग पार्टनर थे, दोनों ने पैसे कमाए, right तो अच्छी होगी। आज तक लोग कहते हैं सीक्वल बनाओ, तो सक्सेस ही है। पर एक वो इंडस्ट्री में एक ऐसी नेगेटिविटी थी उस फिल्म को लेकर के। जी People wanted, I believe, people wanted Shahrukh to flop once. अच्छा They desperately wanted him to flop once. why I don't know. He's too. he was infallible at that stage He still is. No star is Shah Rukh Khan. right You cannot be Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan can continue to make flops for 15 years, and he'll still remain Shah Rukh Khan. जी And you know, it's not easy for competition to deal with it. And I don't think it has anything to do with, and not to say that he's not good or talented or whatever, Right. that he is, we all know. जी It's also the fourth dimension of an actor, which goes beyond logic. So, you know, some of our actors are not that great looking. They're not that great actors, but they're huge stars. right That's the fourth dimension of an actor. When an actor can reach out of the screen into the theater and touch you. तो वो पूरी उस समय पे ना जी एक थी नेगेटिविटी व्हिच आई कुड फील इन द एयर। उस जमाने में BBM हुआ करते थे, BB स्टेटस, व्हाट्सएप नया नया आया था। अच्छा The kind of venom that was, you know, one of Shah Rukh's friends, I don't want to name him, he ended up writing on Twitter कि I just heard a 100 crore firecracker go bust, whatever, something to that effect. अच्छा Now you can, when you celebrate other people's failures, जो आप पहले कह रहे थे कि लोगों की विफलताओं
में आपको मैं अपनी खुश- सफलता नजर आए, जी 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 हाँ। तो वो बड़ा मुझे स्ट्रेंज लगता है, वो खास करके तब जबकि वो आपके दोस्त हो तथाकथित। थोड़ी देर कट कर लें, उसको भी कैमरा चेंज करना है मुझे। नो आई एम गुड। बहुत सारी चाय थी, मैं इतनी पीता नहीं है। वो इंटरव्यू चल रहा है। समय से लेमन ग्रास बेच रहे मैं बेचता रहता हूँ लेमन ग्रास। ये लोग भी परेशान हो गए बेचारे। लेमन ग्रास किसको बोलते हैं? हैं। अरे वाह रे। जरा कुछ कहते हैं। तो अपने पिताजी की कहानियों के बारे में बताइए। उनको पीछे 2013 में ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो ऑलमोस्ट फुली रिकवर हो गए हैं, अच्छा। पर फिर भी कभी कभी अतीत में जाते हैं बहुत लंबे। तो एक दिन मुझे कुछ कहानी सुना रहे थे 1938 की। वाह। पापा 6 साल के थे। अच्छा, मैंने ये देखा है बुजुर्गों में कि उनके उस वक्त की याददाश्त बहुत हाँ बहुत बारीक, बहुत ग्रैन्युलर हाँ, होती है। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कम होती है। जी 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 हाँ। तो तो क्या, परसों क्या हुआ था हमें हाँ, भूल सकते हैं, लेकिन सन 42 में क्या हुआ था वो याद रहता है। बिल्कुल। और वो बातें हैं जो पिताजी से कभी हुई नहीं। हम लोगों का क्या, पिताजी से बहुत सानिध्य नहीं होता था, बिल्कुल। डरते थे हम। आजकल तो मेरा बेटा ब्रो बोलता है मुझे, व्हाट्सअप ब्रो। लेकिन हम लोग का नहीं था, मतलब छूने का भी नहीं होता था बाप को। तो उनको तो अब छूने लग गया हूँ मैं। मैंने हाल में एक कहानी में लिखा था, ये जो एम्ब्रेस है, हाँ मतलब आप सिर्फ होली पे मिलते थे, नहीं, मैं तो होली पे पैर छूते थे। पैर जाते तो गले मिलने का मौका पिताजी से कम रहा। वो हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं था। जी जी। क्या बातें करते हैं आप? क्रिकेट, पॉलिटिक्स, फैमिली, छोटा भाई ये नहीं ठीक से कर रहा है, छोटी बहन नहीं है ठीक से कर रही है, शिकायतें, फिर इंस्पिरेशन। और मेरी फिल्मों के बारे में जितना मुझे पता होता है उससे ज़्यादा उन्हें पता होता है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, वो टीवी पे सारे प्रोग्राम देख लेते हैं, वो घर पे ट्रेड मैगजीन्स आती हैं तो वो पढ़ लेते हैं, तो दूसरी पिक्चरों का भी बिजनेस मालूम होता है उनको। तो दुनिया भर की बातें होती हैं, वो बहुत मज़ा आता है। 1.5 महीना हो गया मिला नहीं उनसे। जो रिश्ते हैं बम्बई जैसे शहर में, इनको बचा पाना और एनरिच करते रहना, अपने आसपास आप देखते हैं, हो पाता है लोगों में? नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते जानता हूँ जिसमें वो थोड़ा अंग्रेज़ी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि एक उम्र के बाद बच्चे माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। मुझे वो, शायद मेरा बेटा भी रहेगा, लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो आप मन में अभी वही हैं, बनारस वाले? हाँ, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मुझे इस बात पे, मैं अपने आप को बिल्कुल बैकवर्ड नहीं पाता हूँ कि वही तो हम है ना, वही तो हमारी हिंदुस्तानियत है, वही तो हमारे संस्कार हैं, वही तो हमारा कल्चर है। तो उससे मुझे कोई गुरेज एतराज़ नहीं है। चलिए आप वॉक कुछ पे बेचैन चलते हो रहे हैं, चलने के मूड में। वॉक पे चलते हैं। हाँ चलिए। तो सफलता के साथ साथ असफलता भी आई होगी। बार बार, कई बार ऐसा हुआ है कि कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि अब अनुभव शायद फिल्म नहीं बना पाएगा। ये जो एक असफल फिल्म, या जिसको कमर्शियल मामले में असफल मानते हैं, उसके बाद उसके अगले दिन का जो डायरेक्टर होता है वो किसी एक अदृश्य कटघरे में खड़ा होता है क्या? अपने कटघरे में होता है, मतलब अगर वो ईमानदार आदमी है तो। हाँ। अगर वो बेईमान आदमी है तो वो रास्ते ढूंढ लेता है उस सबको जस्टिफाई करने के। पर अगर आप अपने आप से ईमानदार रहने की सलाहियत आप में है तो आपको पता होता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त जो बिजनेस है, इतना कैपिटल इंटेंसिव आर्ट फॉर्म है ना ये, जी। कि
फिर वो पैसा रेज करना, वो किसी अजनबी का कॉन्फिडेंस रेज करना कि नहीं अनुभव अच्छी पिक्चर बनाएगा इस बार, हाँ। वो बड़ा मुश्किल होता है और उसमें कमर टूट जाती है। जब ये लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे आगे फिल्म, तो आप क्या सोचते थे? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगा कभी, लोगों को ऐसा लगता था। अच्छा। मुझे तो पता है, पता है ना, मैं बहुत पॉम्पस आदमी हूँ। मैं तो फिल्में बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर कभी कभी मुझे लगता है ये कितना कठिन होता होगा कि इतनी लंबी यात्रा आप के साथ तो बहुत हाइज आते रहे इस लंबी यात्रा में, लेकिन कई लोग कितने साल इंतज़ार करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। कैसे होती हैं यात्राएं, और इस बीच क्या करते हैं लोग, अपनी जीविका कैसे संभालते हैं? पता नहीं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत मुश्किल तरीके होते हैं वो सारे। लेकिन जिसको फिल्म बनानी होती है उसको फिल्म बनानी होती है, वो कुछ और नहीं कर सकता, वो यही कर सकता है। आप मेरे कनपटी पे बंदूक लगा दीजिए और बोलिए कि फिल्म मत बना, वो नहीं हो सकता। मैं बोलूँगा गोली मार दे। तो वो एक नशा है, एक बहुत शदीद ख्वाहिश है, पैशन कह लीजिए, पर और इसमें ऑप्शंस नहीं होते। और आपने ज़िंदा कैसे रखा है इस पैशन को अब तक? पैशन अगर जिंदा रखना पड़े तो पैशन नहीं था ना, फिर वो तो खुद ही जिंदा रहेगा, वो तो आपको मरने नहीं देगा। जी। तो पैशन जिंदा रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। वो पैशन था तभी तो इतनी मतलब भयंकर, रावण के बाद इंडस्ट्री मेरे बारे में ऐसे बात करती थी कि इसने शाहरुख खान के साथ फ्लॉप बनाई है। और 2011 में 125 करोड़ रुपए का बिजनेस है, तब फ्लॉप थी फिल्म। तो इतनी नेगेटिविटी, और जो नेगेटिविटी मतलब आप कहीं ना कहीं मुझे आपकी नज़रों में दिखाई देती थी, तो वो आसान थोड़ी था, बहुत मुश्किल था, बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बिकॉज बहुत मन से और बहुत मेहनत से बनाई थी, गलतियां की थी ऑफ कोर्स, कौन सी पिक्चर परफेक्ट होती है। मुल्क में आप जो कहना चाह रहे हैं, और हाल के वर्षों में आप सोशल मीडिया पे बहुत मुखर रहे हैं, फिर गायब हो गए। हाँ, मुझे लगा, मैं पता नहीं आपके शो पे गाली अलाउड है कि नहीं, मैं उल्लू के पट्टों से क्यों बात करूं मैं। मैं जाता था वहाँ क्योंकि वहाँ नीलेश मिल जाता था, वहाँ हंसल मिल जाता था, वहाँ हम लोग ऐसा कुछ कि व्हाट इज़ नीलेश अप टू, नीलेश ने कोई कविता शेयर की है, हंसल ने कोई फिल्म रिकमेंड की है, मैं वहाँ जाता था इसलिए। फिर मुझे मेरे समाज के बारे में क्या बुरा लग रहा है मैंने वो बोल दिया, मुझे मेरे देश की राजनीति के बारे में क्या बुरा लग रहा है मैंने बोल दिया। तो उस पर बातचीत की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन जब उसके बाद आप उस पर मशीनों से डील करने लगे तो वो तजुर्बा अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा कि अभी जब ये मशीनें मर जाएंगी तब आऊँगा वापस, नीलेश से SMS पे बात कर लूँगा, व्हाट्सएप पे बात कर लूँगा। और ये अब क्या मुल्क में पहली बार एक कंसर्न सिटीजन के नाते भी आपने अपनी फिल्म? हाँ, मतलब मुल्क इज प्योरली फ्रॉम अ कंसर्न सिटीजन, राइट, प्योरली बाय ए कंसर्न सिटीजन हु वाज वेरी एंग्री। जी। एंड क्या थी वो नाराजगी? कि क्या कर रहे हो, वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। तो आप देखें, मुल्क में एक भी पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है। जी जी। मुल्क हमारे बारे में, बिल्कुल जी। तो मैं तो हम लोगों से नाराज था, मुसलमानों से भी नाराज था और हिंदुओं से भी नाराज था जी। वो कंसर्न सिटीजन था जो रिस्पॉन्सिबल फील करता था कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो, क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई रास्ता नहीं है, उधर दीवार है और बहुत मजबूत दीवार है उधर, उसको तोड़ के उस पार निकल नहीं पाओगे। रहना यही है, साथ में रहना है। 4 लोग बरगलाते हैं, आप बेवकूफ़ों की तरह लड़ने लगते हैं, तलवार लेके बंदूक लेके निकल पड़ते हैं। अचानक गाय देश का सबसे इम्पोर्टेंट जानवर हो गया, हजारों की तादाद में गायें हाईवे पे खड़ी दिखती हैं, प्लास्टिक खा रही होती हैं, उस गाय से किसी को प्यार नहीं है। इस बात का गुस्सा था। और आप, मैंने सुना जब आप मुल्क बना रहे थे आपको 1-1.5 महीने पहले तक पता भी नहीं था कि
इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? नहीं 15 दिन 20 दिन पहले तक अच्छा। ऑफिस में प्री प्रोडक्शन चल रहा था। हाँ। जितने मेरे पास पैसे थे उनसे, अच्छा। और मैं मार्केट में पैसे ढूंढ रहा था और कोई मुझे पैसे दे नहीं रहा था। कौन देखेगा ये पिक्चर? अंत में दीपक मुकुट ने पैसे लगा दिए उसमें। आई एम सो हैप्पी कि उनके पैसे उनको वापस मिल गए, 4 पैसे कमा भी लिए उन्होंने, थोड़ी इज्जत भी कमा ली हम सब ने। तो नहीं, मुल्क तो कोई चाहता नहीं था मैं बनाऊं। फिर जब पिक्चर चल जाती है ना तो फिर हर आदमी को मुल्क बनानी होती है। ये भेड़ चाल है। हाँ, मतलब वो अनप्रेसिडेंटेड किसी को नहीं करना है। एक्चुअली आवर प्रोड्यूसर्स नीड टू गेट मोर फिल्म लवर्स। हाँ। I mean, they have to love money. Right. That's why they are producers. But they also have to be more movie lovers. Right. In a lot of cases there are, but in a lot of cases there aren't. Many movie lovers. और आप बम्बई से कुछ समय के लिए दूर जाना चाहते हैं? हाँ, 100%. ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। पीछे विदेश सोच रहा था। अच्छा। तो मैं थोड़ा भटक रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ जाना चाहता हूँ। पर एक छोटा सा एक ठिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे थोड़ी सी, मतलब थोड़े समय के लिए इजेक्ट होते रहे आदमी जी। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और आपका ये ठिया बहुत कमाल है, स्लो, जो आपने बनाया है। तो इस जगह का नाम ही स्लो रख दिया है। इस जगह का नाम ही स्लो है। सब कुछ स्लो है, जहाँ जिंदगी धीमी हो जाती है। धीमी ही होनी चाहिए थी, ज़्यादा तेज कर दी हम लोगों ने। अंधेरी से जू जाने में हम परेशान होते रहते हैं कि अरे यार कितना ट्रैफिक है यार। पहुंच जाएंगे भाई। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने बहुत में। मज़ा आया और तजुर्बा बहुत कमाल रहा। कढ़ी चावल, हाँ, उसके बाद चाय और इतनी सारी बातचीत।